नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार के इस खास अंक में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह महारा, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को आम में फल के गिरने की समस्या के समाधान एवं गेहूं की कटाई की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फलों की यदि बात हो तो सर्वप्रथम आम की ही चर्चा होती है। फलों का राजा होने के साथ साथ आम की खेती किसानों के लिए आय सृजन का भी एक उत्तम स्रोत है। जी बिल्कुल, कई किसान भाइयों ने आम में फल के गिरने की समस्या से हमें रूबरू कराया है। इसकी विस्तृत जानकारी, समाधान एवं अन्य समसामयिक कृषि कार्यों को बता रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर जयप्रकाश से। आम का मौसम शुरू हो गया है और हमारे सभी किसान भाई और जो खाने वाले भी हैं वो बेसब्री से आम का इंतजार कर रहे हैं। फूल आने का समय या मंजर आने का समय समाप्त हो चुका है। अब फल लग रहे हैं, छोटे छोटे फल हैं और ऐसे मौसम में गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ रही है और जो आगे की भविष्यवाणी है मौसम विभाग की, उसके हिसाब से इसी हफ्ते से गर्मी तेजी से बढ़ेगी। तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो ऐसे में यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि अब हम जो आम लगे हुए हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम कई बार टिकोरा कहते हैं या हमारी भाषा में उसको हम कहते हैं पिन स्टेज है या मार्बल स्टेज है, पी स्टेज है, इस समय काफी फल हम देखते हैं कि वो गिरते हैं, आंधी से भी गिरते हैं और इनके गिरने के कई कारण होते हैं और कुछ ना कुछ फल गिरना आवश्यक है क्योंकि जितने फल लगते हैं उतने सारे फलों को बचाने के लिए पौधे के पास रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे में हम इन गिरने को कम कैसे कर सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। पहला है गिरने का कारण कि जब इनमें परागण और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से नहीं होती है तो जैसे वो पिन का एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, हल्का सा ओवरी या अंडा से थोड़ा सा फूलता है, उसके बाद गिर जाता है, तो उसको तो आप नहीं रोक सकते हैं क्योंकि उसमें निषेचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो गिर रहा है। इसके बाद आता है कि जो मटर के दाने के आकार के फल हैं ये काफी संख्या में गिरते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक एक जो इन्फ्लोरेसेंस है, पेनिकल है, उसमें देखें तो 8, 10, 12 फल लगे हैं। ये संभव नहीं है कि इतने फलों को पौधा सपोर्ट कर पाए, तो उसमें से जो बड़े हो गए हैं वो चलेंगे, बाकी गिर जाते हैं। लेकिन हमें 4 से 5 फल रखना संभव है और ये संभव है हमारे बेहतर प्रबंधन से। और प्रबंधन सही समय पे किया जाए, सही माध्यमों से किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। इसमें सबसे पहला माध्यम है कि क्या जो नमी की मात्रा है, क्योंकि जब तक फूल आता रहता है तो हम सभी कहते हैं कि हमें पानी नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही फ्रूट सेट हो जाता है, फल धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, पौधे में जल की मात्रा अधिक आवश्यकता होती है और देखें तो गर्मी भी बढ़ जाती है कि तापक्रम आपका 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, आगे चल के 42-44 हो जाता है और न्यूनतम तापक्रम भी 24-25 डिग्री हो जाता है। बारिश आसपास है नहीं, तो ऐसे में सभी पौधों को सिंचाई करना अति आवश्यक है। अगर आप बेसिन सिस्टम से सिंचाई करते हैं, जो पौधे के आसपास लोग थाला बनाते हैं, तो हफ्ते में 1 दिन सिंचाई अवश्य करें। बहुत ज्यादा पानी ना भर दें क्योंकि उससे भी नुकसान होता है, वो भी एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट करता है। और अगर आप टपक सिंचाई पद्धति है, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जो पानी के बेहतरीन उपयोग की विधि है, उसका प्रयोग करते हैं, तो आपको दूसरे से तीसरे दिन शाम को 30 से 45 मिनट के लिए आपको अपना ड्रिप सिस्टम खोलना पड़ेगा ताकि पौधे को नमी मिलती रहे। साथ ही साथ यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि अगर आप मल्चिंग कर सकते हैं तो मल्च भी करें ताकि जो आप पानी दे रहे हैं वो जमीन से ज्यादा गर्मी की वजह से उड़ ना जाए, तो इसमें पानी की बचत होगी और नमी बराबर रहेगी, तो जो आवश्यकता है पौधे की वो मिलेगी। अगली जो बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता वो है कि इसी समय पौधों को पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, खास करके जो सूक्ष्म पोषक तत्व है। जो एब्सिशन बनता है, इसको कम करने का तरीका ये होता है कि हम अगर ऑक्सीजन की मात्रा
थोड़ा सा पौधे में बढ़ा दें तो हमारा ये जो ड्रॉप है, फलों का गिरना है, ये काफी हद तक कम हो जाता है। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपके पास यानी ये हार्मोन है जिसको अल्फा नेपथलीन एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और इसके कई फार्मूलेशंस है जो बाजार में मिलते हैं, प्लानोफिक्स के नाम से भी काफी लोकप्रिय है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें 4.5 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर प्लानोफिक्स की मात्रा को घुला लें, और अगर आपके पास एन हार्मोन है तो उसकी 10 मिलीग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घुला लें। ध्यान दें कि एन सीधा अपने आप में घुलनशील नहीं होता, इसको आपको किसी एसीटोन में या अल्कोहल में पहले घोलना पड़ता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता इस समय काफी होती है। तो हमने कहा कि जो ऑक्सीजन हार्मोन को बनाने का जो प्रिकर्सर है उसमें जिंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए जिंक और बोरान अक्सर कहा जाता है कि आप जब सितंबर अक्टूबर के महीने में खाद डालते हैं, बाकी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो उस वक्त भी आप मिट्टी में डालें। यदि अगर आपने किया है ऐसा, ना भी किया है, तो 2 छिड़काव, पहला अप्रैल के दूसरे हफ्ते में या पहले हफ्ते में, जैसा आपके क्षेत्र में जब आपका मटर के दाने का आकार का फल है तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव 0.6%, और जो फल आपके रुकेंगे पौधे पर या निकोल्सन्स पे, उनका आकार भी तेजी से बढ़ेगा। और आजकल बाजार में आप देखेंगे कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो अकेले नहीं आ रहे हैं, उसमें देखें तो जिंक भी है, कॉपर भी है, बोरान भी है, मॉलिब्डेनम है, तो पूरा मिक्सचर है 6 सूक्ष्म पोषक तत्वों का। उनका प्रयोग करें और उनका छिड़काव करें तो और भी बेहतर होगा। इससे आपके जो नए पत्ते आ रहे हैं उनको भी ऊर्जा मिलेगी, और ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो आपका फल तेजी से बड़ा होगा। लेकिन 2 छिड़काव आवश्यक है। साथ ही साथ यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि इस साल जो मैंगो हॉपर है उसका प्रकोप थोड़ा देरी से हुआ है, और आज के समय में आप देखेंगे तो कॉलोनियों में या पुराने जो ऑर्चर्ड हैं जो थोड़ा घने हैं, वहां पर मैंगो हॉपर का काफी प्रकोप दिख रहा है। और उसकी पहली पहचान ये है कि आप उसके पास जाएंगे, पत्ते के पास, तो वहां उड़ रहा होगा कीड़ा, आप हल्का सा टच करेंगे तो कीड़ा उड़ेगा। दूसरा, ये सब सारे फूलों को या इन्फ्लोरेसेंस को या फलों को के आसपास रस को चूसता है, तो ये बाद में इसके हनीड्यू पत्ते पे गिरते हैं, एकदम पत्ते सारे चमक रहे होंगे, ऐसे लगता है जैसे किसी ने पत्ते के ऊपर थोड़ी सी ग्लेजिंग का इफेक्ट डाला हुआ है। ये इसकी पहली पहचान है। आप ध्यान से देखें तो इसी समय इस साल जो कम तापक्रम काफी रहा है, गर्मी जल्दी आई फरवरी के महीने में, लेकिन कम तापक्रम भी रहा है। इवन की 2 अप्रैल को भी 12 से 14 डिग्री का तापक्रम इस क्षेत्र में रहा है। इसके चलते जो फ्लोरल मालफॉर्मेशन है, जिसको गुम्मा रोग कहते हैं, उसकी समस्या काफी रही है। और जो मैंगो हॉपर है इसी में शुरू में आके रुकता है और इसी में अपनी कॉलोनी बनाता है। तो जहां जहां ये फ्लोरल मालफॉर्मेशन है, इसको आप सिकेटियर की मदद से काट दें, और काट के सबको इकट्ठा करके कहीं गड्ढे में नीचे दबा दें, ताकि ये समस्या आने वाले समय के लिए भी कम हो जाएगी, और जो मैंगो हॉपर या कीट पतंगे यहाँ छुप रहे हैं उनके छुपने का भी स्थान समाप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको, अगर इसके साथ ही अगर इस कीट का प्रकोप है, तो आप थाइमेक्सॉन जो है 30 है, उसकी मात्रा जो है 0.2 ग्राम 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव करें, तो इस कीट से भी आपको बचने में काफी सहूलियतें होंगी और ये समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। नहीं तो मैंगो हॉपर आज की तारीख में काफी नुकसान कर रहा है। गेहूं हमारे देश की एक प्रमुख अनाजी फसल है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे वैज्ञानिक परामर्श को आपने अपनी गेहूं की खेती में अपनाया। इस समय कई किसान भाई गेहूं की कटाई कर रहे हैं या करने वाले हैं। गेहूं की कटाई में ध्यान रखने वाली बातों के साथ साथ कई किसान भाइयों ने गेहूं के बीज उत्पादन की भी जानकारी मांगी है, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव सिंह। ओके किसान भाइयों, मैं आपको गेहूं की कटाई में क्या क्या सावधानियां बरतना है उसके बारे में आपको मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अप्रैल का महीना है और जो समय से बुआई गेहूं की हुई है उसकी कटाई का समय आ गया है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गेहूं की कटाई का जो समय है, सुबह का जो समय है, बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जहाँ पे कटाई हाथों के द्वारा, जो छोटे किसान हैं हाथों के द्वारा की जाती है, उनके फसलों को कटाई करने के बाद 3 से 4 दिन के लिए जो बंडल है खेत में छोड़ दें, जिससे कि उसमें नमी की मात्रा को जो है कम हो जाए सूखने के बाद। और इसी के साथ साथ गेहूं की कटाई
अप्रैल का महीने के अंत तक जितनी भी प्रजातियां कल्टीवार से हमारे किसान भाई उसको सुनिश्चित कर लें कि अप्रैल के महीने में पूरी कटाई फिनिश कर लें। और आपको ये भी ध्यान देना है कि कटाई करने के बाद, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह जो है आजकल रिपर है, हार्वेस्टर या कंबाइन का भी हम प्रयोग में लाते हैं, तो जहाँ पर जो बड़े किसान हैं वो तो कंबाइन से एक ही साथ कटाई कर लेते हैं, मड़ाई भी कर लेते हैं और उसकी सफाई भी हो जाती है। लेकिन जहाँ पे जो छोटे किसान हैं वो दराती के द्वारा, रिपर के द्वारा जो है आप कटाई कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि सतह से कम जो है 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो ऊपर से कटाई करें। और कटाई करने के बाद ये हमारे किसान भाई ये सुनिश्चित करें कि दाने के अंदर, जैसे कि आप देखे होंगे गांव में लोग क्या करते हैं कि दाने को दांत से कटाई करते हैं, कट की आवाज आती है तो ये होता है कि हाँ गेहूं की फसल जो है कटाई के लिए तैयार हो गई है। तो कट से आवाज आए तो आपकी फसल कटाई के लिए तैयार है, तो इसको भी आप सुनिश्चित कर लें। और सबसे बड़ी हमारे किसान भाई को मैं बताना चाहूंगा कि दाने की जो नमी होनी चाहिए वो आपका 15 से 20% से ज्यादा ना हो। अगर कहीं कहीं पर कटाई करते समय नमी ज्यादा है तो उसको किसान भाई खेत में ही कम से कम 4 से 5 दिन उसको सुखा लें और सुखाने के बाद उसकी जो है मड़ाई करें। और दूसरा आपको ये भी ध्यान देना है कि कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करने के लिए दाने में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय सारी प्रोसेस एक साथ हो जाती है, कटाई, मड़ाई, दाने की सफाई। उस समय जो है दाने में जो नमी की मात्रा होनी चाहिए आपका, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 15 से 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। और मैं किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि अच्छी से कटाई करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर कटाई करते हैं तो कटाई हमारा थोड़ा भी लेट होता है तो धीरे धीरे नुकसान होता है। नुकसान मतलब कि जैसे चिड़ियों के द्वारा आपका नुकसान होता है, उसके साथ साथ जो चूहे हैं, चूहों के द्वारा आपका नुकसान होता है। और जैसे विलम्ब करते हैं तो उसकी जो गेहूं की कटाई का जो विलम्ब करते हैं तो उसकी गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे किसान भाई गेहूं की कटाई समय से करें। और कुछ किसान भाई को मैं बताना चाहूंगा जो गेहूं का बीज उत्पादन कर रहे हैं तो उनके लिए जो कटाई का इस समय है कि जैसा कि आप जानते हैं रोगिंग, जो अवांछनीय पौधों को निकालना, क्योंकि आपको मालूम है कि बीज उत्पादन की गुणवत्ता को बनाए रखने में जो अवांछनीय पौधे हैं, आपके गेहूं के अंदर से कटाई से पहले कम से कम 1 से 2 बार उसकी रोगिंग जरूर कर दें, जिससे कि आपकी बीज की गुणवत्ता को बनाए रखेगा। और ये ध्यान रखें कि रोगिंग करने से ये फायदा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बाल में औसत जो दानों की संख्या होती है 50 से 55 होता है। अगर उसमें थोड़ा भी अवांछित पौधों की संख्या अगर हो गई तो आप गेहूं के बीज की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा और बीज अच्छा नहीं, उसमें मिक्सचर आ जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई अवश्य 100 कटाई से पहले 1 से 2 रोगिंग कर लें, जिससे कि बीज की गुणवत्ता बनी रहे। और इन सब चीजों को हमारे किसान भाई ध्यान देते हैं तो सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित है कि आपको गेहूं से अच्छा उत्पादन प्राप्त मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। मिशन कर्म योगी साधना सप्ताह 2 से 8 अप्रैल 2026 भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए शासन को अधिक नागरिक केंद्रित, आधुनिक और तकनीक आधारित बनाना है। हमारे संस्थान ने 8 अप्रैल 2026 को इस साधना सप्ताह के अंतर्गत सामूहिक चर्चा का आयोजन किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। Thank you very much, and good morning everyone, and congratulations Dr. Atul and Madam and all colleagues for organizing Samukh Charcha. It is all part of Mission Karma Yogi, and we all know that any human being who is trained, his capacity can be enhanced, efficiency can be enhanced, system will respond to the stakeholders very, very fastly.
and it also updates your knowledge and thinking process and also attitudes. These are all overall Mission Karma Yogi philosophy, and you have domain knowledge, which we are going to speak about role of agri education in Viksit Bharat. Thank you very much for choosing this topic. So my compliments to you, Dr. Atul, because the director was complimenting. That's why I looked at you. Very focused topics he has given, and this is in line. Whatever we are going to talk today in next 5 minutes as part of the duty given, I think we should focus this towards this Mission Karma Yogi part. We must understand that we are here because of certain capacities and the capabilities that has been that we are endowed with. Dean Madam and all respected colleagues, सभी को आज की इस कार्यक्रम में सामूहिक चर्चा में स्वागत है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ जिस टॉपिक जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूँ, ये एक्चुअली वाटर एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, प्रेजेंट स्थिति प्रस्तुत स्थिति क्या है भारत में, और इसमें कृषि क्षेत्र में कैसे हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं अभी 5 मिनट में संक्षिप्त रूप में आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का एक खास अंक आपको बेहद पसंद आया होगा तथा आपकी खेती किसानी की समस्याओं के समाधान में अति उपयोगी साबित होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्या या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।